वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारिक जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम नाक कान और हलक की बीमारियों से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहरेपन से मुताल्लिक मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक तो डिसेबल पर्सनस होते हैं जो कुदरती बचपन से ही बहरे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कान की बीमारियों की वजह से बहरे हो जाते हैं और फिर उनका शुमार डिसेबल पर्सनस में होने लगता है, उससे उनको कुछ नफसियाती बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो क्या बहरापन ठीक हो सकता है? बिल्कुल, बहरापन क्यों नहीं ठीक हो सकता भाई। अब वो कहते हैं ना कि मिल्टन क्यों अंधा हो गया था, क्योंकि उस जमाने में चश्मा इजाद नहीं हुआ। इसी तरह से आजकल साइंस की तरक्की है, हर चीज़ है। बहरेपन की जैसे मैंने आपको बताया कि वजह पता चलानी ज़रूरी है कि वजह क्या है। फिर आजकल तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स तक हो रहे हैं, यानी कान का अंदरूनी हिस्सा जो अगर किसी बीमारी से मुतासर होकर नाकारा हो गया है तो उसको ऑल टुगेदर उसको पूरा चेंज कर दिया जाता है और एक डिवाइस जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहा जाता है। गो के पाकिस्तान में इतना वो नहीं हो रहा अभी, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह यहाँ पे भी वो फ्रीक्वेंटली होने लगेगा क्योंकि महंगा बहुत है। तो वो फिर पूरा आप एक रिप्लेस कर देते हैं इनर ईयर और उसकी जगह पे इम्प्लांट लगा देते हैं। और इवन आपने देखा होगा कि आले समात जिसे कि हियरिंग एड्स कहते हैं, वो आजकल इतने अच्छे आ गए हैं कि अगर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन से या किसी ऑपरेशन से फ़ायदा ना हो, खुदा ना करे, तो फिर वो हियरिंग एड्स भी आपके बहरेपन को के लिए बहुत अच्छी हेल्प साबित हो सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो आपने देखा हो ना, ओल्ड एज के जो मरीज़ होते हैं, बड़ी उम्र के लोग, तो इसमें ये होता है कि जिस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ हर ऑर्गन में बॉडी के वियर एंड टीयर होता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। इसी तरह से ये जो कान का समात का निज़ाम है, इसमें होता ही है कि हमारी हवा जो कान के अंदर जाती है, आखिर में वो हवा पहुंचती है कान के अंदरूनी हिस्से में साउंड वेव्स की शक्ल में, और वो साउंड वेव्स वहाँ से एक रग उठाती है और उठा के दिमाग पे लेके जाती है। फिर दिमाग उसको परसीव करता है कि हमने क्या आवाज़ सुनी। तो अगर वो नर्व एंडिंग्स कमज़ोर हो जाती हैं जो हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में, तो उसको एक तरह से एम्पलीफाई करने के लिए साउंड को हियरिंग एड्स दिए जाते हैं, जिससे आवाज़ ज़्यादा एम्पलीफाई हो गए उन ख़राब रगों में या कमज़ोर रगों में जाके लगती है। और फिर वो ये एक तरह का डीजनरेटिव प्रोसेस है जो ओल्ड एज में हो जाता है। जैसे बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं, इसी तरह से समात भी थोड़ी सी मुतासिर हो जाती है। तो इसके लिए फिर हियरिंग एड्स बेस्ट आंसर है ओल्ड एज में जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये समात कमज़ोर होने लगती है, इसकी वजूहात क्या होती है? इसकी वजूहात देखें, कुछ तो आपकी एजिंग प्रोसेस होता है, यानी जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है हर बॉडी का ऑर्गन थोड़ा सा वीक होता जाता है। इसी तरह से कान भी ज़ाहिर एक ऑर्गन है बॉडी का, तो वो भी वीक हो जाता है। तो उस ये वजह होती है। अच्छा, कुछ अगर आप ऐसे प्रोफेशन में जिसमें हैवी मशीनरी के साथ आप काम कर रहे हैं या ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे शोर बहुत होता है, तो नॉइज़ पोल्यूशन पूरी दुनिया में आजकल बड़ा इसके खिलाफ बातें हो रही हैं। और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जब आप तेज़ परसिस्टेंट आवाज़ें सुनते रहते हैं कई महीनों सालों तक, फर्ज करें एक पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी कर रहा है एमए जिना रोड पे, तो वहाँ पे जो रिक्शों की आवाज़ें, बसों की आवाज़ें, वो रोज़ सुबह जा रहा है और शाम तक वो आवाज़ें सुन रहा है, तो अल्टीमेटली उसके कान की जो बारीक हसास नर्व्स होती हैं वो उस आवाज़ के जाने की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाता है उसमें, और उसकी वजह से फिर बहरापन हो जाता है। अक्सर पुराने दौर में आपने तो खैर पता नहीं देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन हमारे एक रिश्तेदार थे, वो रेल में पुराने दौर में जो काला इंजन होता था ना, कोयले वाला, तो वो चलाया करते थे। तो हम जब बच्चे होते थे तो उनके घर जाते थे, तो वो बिल्कुल बहरे हो गए थे आखिरी उम्र में। तो उस वक्त हमारी समझ में नहीं आती थी, अब कभी याद आता है तो फिर उसकी वजह समझ में आती है, क्योंकि उस रेलवे के काले इंजन में इतना शोर होता था कि उस शोर की वजह से उनकी जो कान की नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और फिर वो आदमी बहरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जी नॉइज़ पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हैवी मशीन के जो ऑपरेटर्स होते हैं या नॉइज़ में जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनको ईयर प्लग्स दिए जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए। बाकायदा मास्क होते हैं जो कि कान में कर रख लिए जाते हैं, कान में लगा लिए जाते हैं, ताकि आवाज़ से
कान की समात मुतासर ना हो। तो आवाज़ एक अहम वजह है, तेज़ शोर वाली आवाज़, उससे बचना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि MP3 और MP4 का ज़माना है। मैं यही सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी छोटी उम्र से कानों में वो लगा के और गाने सुन रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि आप मैनुअली चलो सुन लें, लेकिन कानों के अंदर जो आप वो ईयरफोन्स का बेजा इस्तेमाल जो करते हैं, उससे भी आपकी समात मुतासर हो सकती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। वो जिस तरह हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि जी कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो से ना, वो तो आवाज़ पड़ी कान में रही है तो बाकी आवाज़ें सुनाई नहीं देते। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक और ट्रेंड है कि लोगों को कान में दर्द होता है तो वो बड़े बूढ़े कान में उनके सरसों का तेल डाल देते हैं गर्म करके, या लहसुन का अर्क भी बाज़ घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ठीक है इसका इस्तेमाल करना? नहीं, इसकी कोई ऐसी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि उल्टा आपको इससे नुकसान ही हो सकता है। कोई गरम चीज़ आपके कान में डाल दी जाए तो कान का पर्दा, आपको पता है, बड़ी हसास एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें बर्न हो सकता है, वो जल के ख़त्म हो सकता है। लिहाजा गर्म चीज़ तो कान में बिल्कुल भी ना डालें, और इस तरह के टोटकों से परहेज ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कान के अंदर जो पर्दा होता है वो बड़ा डेलिकेट होता है। उस पर कोई भी ऐसी चीज़ डालने से उसमें सुराख हो सकता है, जो कि पूरी ज़िंदगी के लिए एक डिसेबिलिटी पैदा कर सकता है। इसलिए बिल्कुल ये जो नानी और खाला और फूफियों वाले टोटके होते हैं, इनसे आजकल साइंस का दौर है, आप किसी डॉक्टर को अच्छे अपने दिखा के उस कान के दर्द की वजह मालूम करें, क्या वजह है कि कान में दर्द हो रहा है। क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि कान में दर्द होने की एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहत होती हैं। उस वजह को ट्रीट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सरसों के तेल और लहसुन अदरक उसमें डालना शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ घरों में उमूमन बच्चे होते हैं और कभी कभी ऐसे हादसात का भी हमें सामना करना पड़ता है कि बच्चों ने कोई फॉरेन बॉडीज़, कोई मोती डाल लिया या कुछ हलक में कुछ निगल लिया। अगर ऐसा कोई हादसा किसी के साथ होता है तो ऐसी सूरत में से क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि जो बच्चे 2 साल के, ख़ास तौर से 1.5 और 2 साल की उम्र से लेके और आपके 6-7 साल की उम्र तक, ये इन बच्चों की आदत होती है। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर हमारे पास आते रहते हैं कि घर में कोई भी ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, ये आपने देखा होगा, वो बच्चे पिस्तौलों से खेलते हैं, उसके अंदर वो प्लास्टिक के छर्रे से होते हैं, वो अक्सर डाल के आ जाते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं वो पेंसिल को अंदर डाल के उससे ट्रॉमा कर लेते हैं। और बच्चे की आदत असल में ये होती है कि कोई भी चीज़ उठा के या तो नाक में डालने की कोशिश करेगा या कान में डालने की। तो सबसे पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो ज़मीन पे चीज़ें बिखरी होती हैं, ये आप ना बिखेरें घर में। ऐसी बेवजह जो चीज़ें होती हैं, इसको आप बिखेरें नहीं, जो आसानी से नाक और कान में चली जाए। सबसे बड़ी तो प्रिवेंशन है इसकी, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नाक या कान में कोई इस तरह की चीज़ उन्होंने डाल ली है, तो बजाय उसके कि आप किसी खुद से वो निकालने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं अक्सर लोग, कि जी बस उसको देख रहे हैं और किसी चीज़ से पकड़ के उसे निकालने की कोशिश करते हैं। अब उस निकालने की कोशिश में 2 बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि चूंकि आपके कोई स्किल नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई लाइट उसमें आप डाल रहे हैं, ना कोई पकड़ने वाली कोई प्रॉपर चीज़ आपके पास है, ना निकालने वाली चीज़ है, तो आप उससे एक तो ट्रॉमा करते हैं, इंजरी कर देते हैं, कान में से भी खून वून आना शुरू हो जाता है, पर्दा फाड़ सकते हैं आप उसकी वजह से। और उस जो चीज़ कान के अंदर गई हुई है उसको आप मज़ीद आगे की तरफ वो चली जाती है। और कान की नाली में ख़ास तौर से कुदरत ने इसको इस तरह से शेप किया है कि इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, नैरोइंग होती है। तो उस नैरोइंग से अगर पास हो जाता है तो वो फिर फंस जाती है वो चीज़, या तो इस जगह पे आके फंस जाएगी या आगे चली गई तो इसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमें कान के पीछे से ऑपरेशन करके भी कई दफ़ा जो है वो पीछे से ऑपरेशन करके पूरे कान को रिट्रैक्ट करके फिर वो निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं निकलता आगे से तो फिर हमें पीछे से कान को अंदर जाके निकालनी पड़ती है। लिहाजा 2 बातें, एक तो बचाएं बच्चों को ऐसी चीज़ों से जो नाक और कान में डालते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई चीज़ ऐसी डाल ली तो आप उसे खुद से निकालने की कोशिश ना करें, ना किसी जनरल प्रैक्टिशनर या अनस्किल्ड आदमी से, क्योंकि जनरल प्रैक्टिशनर का एक हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा वो होता है, उसकी स्किल नहीं है कि वो कान में से कोई चीज़ ऐसे निकालने की कोशिश करे। तो प्रॉपर एक अच्छे ENT सर्जन के पास जाएं और उससे निकलवाएं, ताकि वो बजाय इसके कि उसने कान में कोई चीज़ डाल ली और उससे अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन निकालने की कोशिश में आप कान के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को ख़राब कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए अच्छा ये है कि प्रॉपरली ट्रेंड आदमी से आप उसको निकलवाएं। और ये जो हमारे अक्सर सिविल हॉस्पिटल में भी और दूसरी प्राइवेट हमारी प्रैक्टिस में ये जो सिक्के होते हैं
₹1 का सिक्का, ₹2 का सिक्का, ₹5 का सिक्का, ये जब से सिक्के कॉमन हुए तो जहाँ उसका कोई पॉलिसी बनाने वालों को फायदे तो होंगे, जाहिर है, कोई जब भी सिक्के बनाए, लेकिन ये सिक्के खा के अक्सर बच्चे आ जाते हैं। सिक्का जैसे वो बच्चा तो हर चीज मुंह में रख रहा है ना, सिक्का जमीन में पड़ा है, उसने उठाया मुंह में रखा, उसको निगलने की कोशिश की, तो यहाँ पे नैरोइंग होती है हमारी, वहां पे जाके सिक्का अटक जाता है। अब ना बच्चा खा सकता है ना पी सकता है, तो उसको फौरी तौर पे बेहोश करके उस सिक्के को भी निकालना पड़ता है। लिहाजा जब भी कभी ऐसा हो तो खुद से उसमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास, ENT सर्जन के पास जाएं और उससे निकलवाएं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, नाक के मसाइल के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। कानों पर काफ़ी गुफ्तगू हो गई। एलर्जिक की शिकायत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अक्सर हमारी मेजॉरिटी एलर्जिक का शिकार है, उसकी क्या वजह है? और एक तो एलर्जिक के बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं, और दूसरा साइनोसाइटिस का एक मसला, ये इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा सा तफसील बताएं। अच्छा, एलर्जी बेसिकली ऐसा होता है कि हमारी अल्लाह मियां ने हमें मुदाफ़ियती निज़ाम दिया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मिट्टी है, धुआं है, पोलन्स हैं जो ख़ास मौसम में उड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एयर कंडीशनर है, एनिमल डेंडर है, कारपेट के अंदर से जो धुआं मिट्टी विट्टी निकल रही है वो है। तो उससे कुछ लोगों को किसी खास चीज़ से एलर्जीज होती हैं, ठीक। अब ज़रूरी नहीं कि आपको अगर डस्ट से एलर्जी है तो मुझे भी हो, क्योंकि आपका डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो कुछ और है, मेरा कुछ और है। तो एक बंदा किसी 1-2 चीज़ों से एलर्जी उसे हो सकती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। लिहाजा जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से आप बचने की कोशिश करें। सबसे पहली तो ये बात, अगर डस्ट से एलर्जी है तो आप डस्टिंग ना करें घर की। अगर डस्टिंग हो रही हो तो वहाँ से हट जाएं। कमरे में अगर आपने कारपेट बिछाया हुआ है, क्योंकि डस्ट से एलर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ों से आप जिसमें मिट्टी से एक्सपोज हो रहे हैं उनसे बचना चाहिए। गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो कोशिश करेंगे शीशा लगा के चलाएं। बाइक अगर आप चला रहे हैं तो आप एक पहले मास्क लगा लें, फिर हेलमेट, शीशे वाला हेलमेट पहने, ताकि एयर का फ्लो जो है वो डायरेक्ट नाक के अंदर जाके टर्बुलेंस पैदा ना करे और आपको एलर्जिक फेनोमेना शुरू ना हो। अगर आप ऐसे पोलन से एलर्जिक हैं जो किसी खास मौसम में हो रहे हैं तो आप अवॉइड करेंगे उसमें ज़्यादा बागों में, और इस तरह कोई खिड़की अगर घर में तो उसको बंद रखें। अवॉइडेंस फ्रॉम द एलर्जन, ये इसमें सबसे पहला थंब रूल है कि आप जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ को अवॉइड करें, और अगर एलर्जी है तो उसको किसी डॉक्टर से मिल के उसका ट्रीटमेंट ले लें। अच्छा, अब नाक के अंदर जो झिल्ली होती है वो कंटिन्यूटी में होती है हमारी जो साइनसिस की झिल्ली होती है। आपने साइनोसाइटिस के बारे में पूछा है ना, तो ये हमारी बॉडी में अल्लाह मियां ने कुछ फेशियल बोन्स जो है, हमारे चेहरे की जो हड्डियां हैं उसमें पॉकेट्स हैं, खला मौजूद है। यहाँ पे हमारे मैक्सिलरी साइनसिस है, कुछ साइनसिस हमारी आँख और नाक के दरमियान होते हैं, कुछ साइनसिस इन जगहों पे होते हैं। एक स्फिनॉइड साइनस जो होता है वो नाक के पीछे होता है। ये जितने भी साइनसिस होते हैं इनकी झिल्लियाँ नाक की झिल्ली की कंटिन्यूटी में होती हैं, और ये सारे साइनसिस नाक में आके खुलते हैं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें एलर्जी ही आप ले लें या नाक का कोई इन्फेक्शन हुआ जिसमें नाक की झिल्ली की इरिटेशन हुई, तो वो फिर हमारे जो साइनसिस होते हैं उनकी भी इरिटेशन होती है कंटिन्यूटी में। फिर ये सारे अपने सिक्रीशंस पैदा करते हैं, जैसे आप नज़ला या रतूबत या सिक्रीशन कहते हैं। वो सिक्रीशंस को नॉर्मली ड्रेन होकर नाक में से निकलनी चाहिए, लेकिन फिर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो वो सिक्रीशंस हमारी साइनसिस में फंस जाती हैं, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। और साइनसिस का जो फंक्शन होता है वो हेम्फर होता है, एंड द पर्सन फील्स हेडेक एंड फेशियल पेन्स। तो इसके लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि नज़ला ज़ुकाम जब हो तो उसको ट्रीट कर लें, एलर्जी हो तो उससे बचें। अगर साइनोसाइटिस का कोई फर्ज करेंगे अटैक हो रहा है जिसमें सर में दर्द हो रहा है, आपकी फेशियल बोन्स में दर्द हो रहा है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, तो उसका आपको फौरन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वरना ये अगर दायमी नज़ला जिसे कहते हैं ना, अगर वो बन जाता है तो फिर उससे पॉलिप्स भी पैदा हो सकती है नाक में। एबनॉर्मल गोश्त जो अंगूर की तरह के अक्सर सफ़ेद सफ़ेद होते हैं वो पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस पे मैं आपसे मज़ीद बातचीत करूंगा, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।